हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जय महावीर कॉमर्स क्लासेस। आज हम टी.वाई. बी.कॉम और टी.वाई. बैच से रिलेटेड एक लेसन इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। वो क्या होता है इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन का, एक्चुअली मतलब क्या होता है इसका आपको मतलब समझाता हूँ। इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन मीन्स, एक एग्जाम्पल के लिए एक टाटा नैनो, ये एक कंपनी है। ये कंपनी जब स्टार्ट हुई, फर्स्ट ईयर ये कंपनी लॉस में गई, सेकेंड ईयर भी कंपनी को लॉस हुआ। उन्होंने सोचा थर्ड ईयर प्रॉफिट होगा, लेकिन थर्ड ईयर भी लॉस हुआ, फोर्थ ईयर भी लॉस हुआ। तो पिछले 4 सालों से वो कंपनी लॉस में। इसलिए उनके मैनेजमेंट ने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए कि जिससे हमारी कंपनी को हम रीग्रोथ कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। ये जो कंपनी लॉस में गई है, इस कंपनी को कहते हैं हम सिक यूनिट, मतलब कि वो बीमार है, सिक है, वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रही। सिक यूनिट को 2 काम करना पड़ता है। एक तो इंटरनली स्ट्रांग होना पड़ता है, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन करना पड़ता है, या फिर एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन करना पड़ता है। इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन मतलब कि उनको इंटरनली स्ट्रांग होना है। एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन का मतलब होता है कि हमारी कंपनी को हमने किसी दूसरी कंपनी को बेच दिया या फिर दूसरी कंपनी के अंदर मर्ज हो गए, उसे हम कहते हैं अमालगमेशन और एब्जॉर्प्शन। ये जो पार्ट है वो आपको नेक्स्ट सेमिस्टर में आएगा, इस सेमिस्टर में नहीं है। इस सेमिस्टर में आपको इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन, अब ये इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में किया क्या जाता है वो मैं आपको समझाता हूँ। इंटरनल मतलब कि कोई भी चीज़ का अंदर की बात, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि नया कुछ भी बनाना, लेकिन हमें रिकन्स्ट्रक्ट करना है। रिकन्स्ट्रक्ट मतलब कि ऑलरेडी बनाया हुआ है उसे हमें वापस से अच्छे से बनाना है, उसे कहते हैं रिकन्स्ट्रक्ट। यहाँ पे कोई हमें बिल्डिंग नहीं बनानी है, यहाँ पे हमें हमारी बैलेंस शीट, जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हमें कहते हैं, अफेयर्स ऑफ कंपनी, उस अफेयर्स ऑफ कंपनी को, स्टेटमेंट को हमें अच्छे से बनाना है। अभी ये बनाने के लिए आपको सबसे पहला गवर्नमेंट से, कोर्ट से अप्लाई करना पड़ता है, कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। अगर कोर्ट ने परमिशन दिया होगा तो ही आप इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हो। आपकी खुद की मर्जी से आप नहीं कर सकते हो, कंपनी अपनी मर्जी से इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन नहीं कर सकती, कोर्ट से परमिशन लेना कंपल्सरी होता है। तो इसमें किया क्या जाता है, उनका जो बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में थोड़े से ऐसे अमाउंट है कि जो अमाउंट बराबर नहीं बताए गए, तो हमें उनको अच्छे से बताना है, बराबर से बताना है। तो उनको अच्छे से और बराबर से बताना है कैसे, तो इसके लिए एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ। ये एक बैलेंस शीट टाटा नैनो का मैंने बनाया है। इस बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर है, क्रेडिटर है, बैंक आउट ऑफ, ये लाइबिलिटी साइड। असेट साइड गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, कैशियर बैंक एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अभी इसमें ध्यान दोगे तो आपको ये समझेगा कि गुडविल का मतलब क्या होता है, रेपुटेशन ऑफ ए कंपनी। लेकिन ये कंपनी तो लॉस में है, तो इसका रेपुटेशन क्या होगा, रेपुटेशन तो है ही नहीं। मतलब ये जो अमाउंट इन्होंने असेट साइड बताया है, ये गलत अमाउंट बताया, तो ये अमाउंट हमें कैंसिल करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारा अगर प्रॉफिट होगा तो लायबिलिटी साइड आता है, लॉस होगा तो असेट साइड आता है। ये हमारी कंपनी लॉस में है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस असेट साइड लिखा है। तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस से हमारा असेट का वैल्यू खाली फुकट बढ़ रहा है, बिना मतलब का ये अमाउंट बढ़ा है, तो ये अमाउंट हमने लिखा है वो कट करना, मतलब यहाँ से उसको निकालना है। गुडविल भी निकलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी निकलेगा, तो असेट तो कम हो गया। ऐसे ही दूसरे भी असेट, जैसे प्लांट एंड मशीन है, उसके ऊपर सपोज कि डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया होगा तो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने लिखा है 2 लाख, लेकिन एक्चुअल वैल्यू 2 लाख नहीं है, एक्चुअल वैल्यू की उसका 1,50,000 है, तो हमें यहाँ पे 50,000 कम करना पड़ेगा। बिल्डिंग का अमाउंट भी कम करना पड़ेगा, या फिर कभी कभी बढ़ भी सकता है। इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में क्या करना है कि आपको जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू में कुछ कम ज़्यादा जो कुछ भी होगा वो आपको करना है। ये सिर्फ असेट साइड में ही, लायबिलिटी साइड भी होगा। जैसे अभी हमारे कंपनी का लॉस में है, तो उनका जो शेयर कैपिटल उसका वैल्यू कम होता है, उसका वैल्यू कम करना पड़ता है। तो यहाँ पे उसका वैल्यू इक्विटी शेयर का 5 लाख है, तो उसका वैल्यू कम किया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर है, उसका वैल्यू कम किया जाएगा। डिबेंचर को कन्वर्ट किया जाएगा, कन्वर्ट करना है मतलब कि 1.5 लाख का है, 1,50,000 का है, उसको चेंज करके कन्वर्ट करके 1 लाख का डिबेंचर दिया जाएगा। ये सब जो काम करना है, इस काम को कहते हैं इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन। अभी आप बोलोगे कि इक्विटी शेयर कम क्यों करें, इक्विटी शेयर कम क्यों करें, क्योंकि हमारे इक्विटी शेयर का वैल्यू ऑलरेडी जो मार्केट में है वो वैल्यू अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी कंपनी लॉस में है।
तो उसका वैल्यू भी हमें कम करना पड़ेगा। ये करने के लिए आपको गवर्नमेंट कोर्ट से आपको परमिशन लेना कंपलसरी है, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। ओके, अभी इसके जर्नल एंट्रीज कैसे होते हैं मैं आपको थोड़े से आइडिया देता हूँ। जर्नल एंट्रीज जैसे अभी इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर का वैल्यू मैंने आपको बोला कि इक्विटी शेयर कम करना है, इक्विटी शेयर का वैल्यू कम करना है तो कैसा होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अभी ये इसमें अमाउंट कौन सा लिखना है, इक्विटी शेयर कैपिटल जो आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है वो, मतलब पहले था 5 लाख लेकिन हमने उसको कर दिया 2 लाख, 5 लाख का 2 लाख हो गया, मतलब कितना कम हुआ है, 3 लाख कम हो गया, उसको कहते हैं कैपिटल रिडक्शन। तो एक्चुअली कैपिटल रिडक्शन में क्या करना है, कैपिटल रिडक्शन में आपको आपका प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर करना है। अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड आएगा, और लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन का नाम डेबिट साइड आएगा। ओके, अभी प्रॉफिट है या लॉस है मुझे कैसे समझेगा, तो एक छोटा सा रूल है ध्यान रखना कि अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हुआ तो आपका लॉस है, और सॉरी ये अगर लायबिलिटीज आपका डिक्रीज हुआ तो प्रॉफिट है, असेट इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट है, और लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हुआ तो लॉस है, असेट अगर डिक्रीज हुआ तो लॉस है। इसलिए इसके एक छोटा सा रूल इतना समझ लेना कि असेट को ध्यान रखो, असेट इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट, असेट डिक्रीज हुआ तो लॉस, लायबिलिटीज का उल्टा। ओके, तो अभी इस ट्रांजेक्शन में इक्विटी शेयर हमारा लायबिलिटी है, लायबिलिटीज का वैल्यू कम हो गया है, डिक्रीज हुआ है, तो इसलिए हमारा कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड आएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। वैसे सेम प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू भी कम किया जाता है, सेम एंट्री प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें कौन सा अमाउंट लिखना है, बैलेंस शीट में दिया हुआ अमाउंट डेबिट में लिखना है, टू न्यू प्रेफरेंस शेयर, नया प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू हमने जो डिसाइड किया है वो न्यू में आएगा, और जो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल रिडक्शन में। डिबेंचर का भी सेम ऐसा ही, ओल्ड डिबेंचर जो बैलेंस शीट का दिया हुआ है टू न्यू डिबेंचर जो हमने डिसाइड किया वो, और टू कैपिटल रिडक्शन। और ये आपका एंट्री जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि गुडविल, कंपनी लॉस में जा रहा है इसलिए गुडविल तो कंपनी का नहीं होगा, इसलिए उसको हम कहते हैं इंटेंजिबल असेट। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब हमारा लॉस है, लॉस को हमें बैलेंस शीट में नहीं बताना है, असेट साइड से निकालना है, रिटर्न ऑफ करना है, इसको कहते हैं फिक्टिशियस असेट। इंटेंजिबल असेट एंड फिक्टिशियस असेट को रिटर्न ऑफ किया जाता है, मतलब कैंसिल किया जाता है, असेट कैंसिल हो गया मतलब हमारा लॉस है, इसलिए एंट्री आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, वैसे ही अगर कोई आपका असेट डिक्रीज हो रहा है, असेट डिक्रीज हो रहा है मतलब आपका लॉस है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट अकाउंट। लायबिलिटीज अगर डिक्रीज हो रहा है तो आपका प्रॉफिट है, तो सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, असेट इंक्रीज भी हो सकता है, असेट इंक्रीज होगा तो इसका उल्टा एंट्री, और लायबिलिटीज अगर डिक्रीज हो गया तो इसका उल्टा एंट्री। और ये आपका एक लास्ट एंट्री जो आपने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाया है, वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का जो अमाउंट है लास्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व मतलब कि जो प्रॉफिट हमें बार बार नहीं होता है उसे हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व, उसको एक रिजर्व करके रखते हैं। तो कैपिटल रिडक्शन का जो काम है वो कंपनी हर साल नहीं करती, वो कभी कभी करती है। तो यहाँ पे जो उनका जो डिफरेंस आया है कैपिटल रिडक्शन का, वो डिफरेंस ट्रांसफ़र किया जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ओके, ये सारे के सारे एंट्री नहीं है, ये बेसिक एंट्री मैंने आपको बताया है, इसके अंदर और से बहुत सारे एंट्री आती है, जैसे आपको एडजस्टमेंट में दिया जाएगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स करना है। ओके, तो आपको सिर्फ इस वीडियो में इतना ध्यान रखना है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि कंपनी को इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करना है, जो उनका बैलेंस शीट है उनको नए से बनाना है। ऑलरेडी बैलेंस शीट दिया हुआ है, ये बैलेंस शीट से आपको नया बैलेंस शीट वापस बनाना है। तो नया बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको कुछ एडजस्टमेंट दिया जाएंगे, उसके हिसाब से नया अमाउंट आएगा, वो नए अमाउंट से आपको नया बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। ओके, और अगर आपको कुछ इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट्स होगा तो वो डाउट्स आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारा एक इंस्टाग्राम पे पेज है, वो पेज आप लाइक करें, जिस पे हम कॉमर्स रिलेटेड जो कुछ भी आपके नोट्स है और वीडियोज हम वहाँ पे अपलोड करेंगे, और आप अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें
थैंक यू।